नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर और आप सुन रहे हो मिस्टर के हॉरर स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सन्नाटा जब बोलने लगे तो समझ लो कि मौत करीब है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो कस्बा ए नूर नाम के एक छोटे से गांव को धीरे धीरे निगल रहा था। यहाँ की पुरानी सड़कें, जहां दिन में भी धूप ढंग से नहीं पहुंचती थीं, रात 12 बजे के बाद किसी कब्रिस्तान की दीवारों की तरह ठंडी हो जाती थीं। हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई पुरानी चीज सदियों से सड़ रही हो। गांव वालों को पता चल जाता था कि वो आ रही है। रात के ठीक 12 बजे के बाद सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि लोगों को अपनी ही धड़कनें हथौड़े की तरह सुनाई देती थीं। सबसे पहली निशानी होती थी तापमान का अचानक गिरना, इतनी ठंड कि मुंह से धुआं निकलने लगे। फिर आती थी वह डरावनी गीली सरसराहट, जैसे कोई भारी और कीचड़ में सनी हुई चीज जमीन पर रेंग रही हो। स्ट्रीट लाइट्स मद्दम होकर फड़फड़ाने लगती थीं और कुत्तों का रोना अचानक बंद हो जाता था। माधव गांव का सबसे हट्टा कट्टा और निडर युवक था। एक रात वह शहर से काम खत्म करके लौट रहा था। घड़ी में रात के 12-15 बज रहे थे। जैसे ही वह गांव के मुहाने पर स्थित पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी साइकिल की चेन अचानक उतर गई। चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। तभी माधव को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, सड़क खाली थी। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसने देखा कि कच्ची सड़क पर काले रंग के गीले पैरों के निशान अपने आप बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी ओर बढ़ रही हो। माधव ने डर के मारे ऊपर देखा। पेड़ की एक टहनी पर एक आकृति बैठी थी। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन अंग अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था। आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे, जिनसे गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। वह आत्मा धीरे से नीचे उतरी और अपनी नुकीली लंबी उंगलियों से माधव के चेहरे को छुआ। अगली सुबह माधव अपने घर के बाहर मिला। उसके बाल एक ही रात में पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस दीवार पर अपनी उंगलियों से कुरेद कुरेद कर लिख रहा था, वो देख रही है, वो मेरे अंदर है। 3 दिन बाद माधव के शरीर के हर छेद से खून निकला और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। दहशत इतनी बढ़ गई कि शहर से इंस्पेक्टर रावत को जांच के लिए भेजा गया। रावत विज्ञान में विश्वास रखता था और इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने चुनौती दी कि वह रात के सन्नाटे में उसी सड़क पर गश्त लगाएगा। रात के 2:40 बजे रावत अपनी जीप के अंदर बैठा सिगरेट पी रहा था। अचानक जीप का इंजन बंद हो गया। बाहर की हवा थम गई और जीप के कांच पर अंदर से धुंध जमने लगी। उस धुंध पर बाहर से किसी ने उंगलियों से घसीट कर लिखा, मेरा गुनाह क्या था। रावत ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, जिसने फटा हुआ लाल जोड़ा पहना था। उसका रूप स्थिर नहीं था। वह एक पल में मासूम बच्ची लगती और दूसरे ही पल एक सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। वह आत्मा हवा में तैरती हुई जीप के बोनट पर आ गई। उसने अपना चेहरा कांच से सटा दिया। उसकी उन खाली आंखों में अनंत काल का दर्द और नफरत थी। उसने अपना हाथ लोहे की चादर और कांच के पार ऐसे निकाला जैसे वे पानी हो, और रावत का गला पकड़ लिया।
रावत की चीख तक नहीं निकली। अगले दिन जीप एक गहरी खाई में मिली। रावत जिंदा तो था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह अब एक पागल खाने में है और सिर्फ अंधेरे से डरता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह आत्मा सावित्री की है। 50 साल पहले सावित्री इसी गांव में रहती थी और जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। एक बार गांव में महामारी फैली तो कुछ रसूखदार लोगों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए सावित्री पर डायन होने का इल्जाम लगा दिया। पूरे गांव ने मिलकर उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था। जलते वक्त उसने कोई श्राप नहीं दिया, बस सिसकते हुए पूछा था, क्या तुमने सच में मुझे देखा भी है? अब वह भटक रही है, क्योंकि उसे मुक्ति नहीं, पहचान चाहिए। वह चाहती है कि हर कोई उस खौफ और जलन को महसूस करे जिसे उसने सहा था। अंतिम दृश्य, अटूट दहशत। आज कस्बा-ए नूर एक शापित जगह बन चुका है। लोग शाम 7 बजे के बाद अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। कई लोगों ने अपने घर के अंदर की दीवारों को काले रंग से रंग दिया है, ताकि बाहर की किसी भी परछाई का अक्स अंदर न दिख सके। लेकिन फिर भी हर रात 12 बजे के बाद गांव की किसी न किसी गली में वह गीली सरसराहट सुनाई देती है। लोग अपने बिस्तरों में दुबक कर प्रार्थना करते हैं कि काश वे उस रात उसे न देखें, क्योंकि सावित्री की आत्मा अब सिर्फ सड़कों पर नहीं घूमती, वह लोगों के बंद दरवाजों के पीछे, उनके आईनों में और उनकी परछाइयों में बस गई है। सावधान रहें। अगर आज रात आपको अपने कमरे के कोने में कोई धुंधली सी आकृति दिखे तो अपनी आंखें बंद कर लेना, क्योंकि अगर आपकी नजरें उसकी आंखों से मिल गईं तो वह आपसे भी वही सवाल पूछेगी, क्या तुमने मुझे देखा? इंस्पेक्टर रावत के पागल होने के बाद कस्बा-ए नूर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जिंदा कब्रगाह बन चुका था। सरकार ने उस इलाके को अघोषित रेड जोन घोषित कर दिया था। बिजली के खंभे सड़ चुके थे और चारों तरफ बस सूखी पत्तियों के उड़ने की आवाज आती थी। लेकिन असली खौफ अब भी शुरू होना था। अब तक सावित्री सिर्फ बाहर की सड़कों पर दिखती थी, लेकिन अब उसने लोगों के घरों की दहलीज लांघना शुरू कर दिया था। तीसरे शिकार की दास्तान। पंडित दीनानाथ। दीनानाथ वही शख्स थे जिनके पूर्वजों ने सावित्री पर सबसे पहला पत्थर फेंका था। वह अपने घर के सबसे सुरक्षित कमरे में बंद थे, जिसे उन्होंने गंगा जल और मंत्रों से सुरक्षित करने की कोशिश की थी। रात के 1:30 बजे दीनानाथ को अपने कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सूखी लकड़ी चटका रहा हो। उन्होंने टॉर्च जलाई। कमरे के कोने में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर राख का एक ढेर लगा था। वह राख गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी चिता से निकाली गई हो। अचानक दीनानाथ के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, पंडित जी, मंत्र अधूरे हैं। दीनानाथ ने पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर लगी भगवान की तस्वीरों से खून बह रहा था और उनकी आंखों की जगह काले गड्ढे बन गए थे। तभी फर्श की राख उड़ने लगी और देखते ही देखते उसने एक विशाल काली आकृति का रूप ले लिया। सावित्री का वह भयानक रूप अब 8 फीट लंबा हो चुका था।
उसके बाल कमरे की छत को छू रहे थे और उसके फटे हुए लाल जोड़े से आग की लपटें नहीं बल्कि जमा देने वाली ठंडी धुंध निकल रही थी। उसने दीनानाथ का हाथ पकड़ा। जहां जहां उसकी उंगलियां छुईं, वहां की खाल काली पड़कर झड़ने लगी। सावित्री ने अपना वीभत्स चेहरा उनके चेहरे के करीब लाया। उसके मुंह से सड़ी हुई मिट्टी की गंध आ रही थी। उसने अपनी जबान बाहर निकाली, जो किसी सांप की तरह दो हिस्सों में बांटी थी, और दीनानाथ की आंखों को छू लिया। अगली सुबह दीनानाथ अपने कमरे में मिले। उनके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा जैसे किसी ने निचोड़ ली हो। वे बस एक खाली खोल बन चुके थे। गांव वालों ने तय किया कि वे अब यहां नहीं रहेंगे। अमावस्या की रात थी। गांव के बचे कुचे 40-50 लोग ट्रकों और बैलगाड़ियों में अपना सामान लाद कर भागने लगे। जैसे ही वे उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवा का चलना बंद हो गया। गाड़ियां अपने आप रुक गईं। हेडलाइट्स की रोशनी में उन्होंने देखा कि सड़क गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ एक अनंत खाई थी, जिसमें से लाखों जलते हुए हाथ बाहर निकल रहे थे। तभी आसमान से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सावित्री अब हवा में तैर रही थी। उसका रूप अब इतना विकराल था कि वह पूरे पेड़ से भी बड़ी लग रही थी। उसने अपनी बाहें फैलाईं और पूरे गांव को एक काली धुंध ने घेर लिया। उस रात जो हुआ वह कोई नहीं जानता। बस इतना सुना गया कि मील दूर बसे पड़ोसी गांव के लोगों को उस रात कस्बा-ए नूर की तरफ से हजारों लोगों के एक साथ रोने की आवाजें आई थीं। लेकिन जब सुबह पुलिस पहुंचे तो वहां न कोई ट्रक था, न कोई इंसान। सड़क पर बस हजारों जूतों और चप्पलों के ढेर पड़े थे, जैसे लोग अपने शरीर छोड़कर गायब हो गए हों। कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी अगर आप उस वीरान सड़क से गुजरें तो आपको सड़क के किनारे एक छोटी सी बच्ची बैठी दिखेगी। वह रो रही होगी। अगर आप दया खाकर अपनी गाड़ी रोकेंगे तो वह अपनी गर्दन धीरे से घुमाएगी। उसका चेहरा सावित्री का होगा। वही जला हुआ मांस, वही काली आंखें। वह आपसे लिफ्ट नहीं मांगेगी। वह बस आपके कान के पास आकर धीरे से कहेगी, तुमने देख लिया ना, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। कहते हैं कि कस्बा-ए नूर की वह आत्मा अब एक भ्रम बन चुकी है। वह अब किसी एक गांव में नहीं रहती, बल्कि हर उस इंसान के पीछे लग जाती है जो अंधेरे में अकेला होने का दावा करता है। सावित्री की आत्मा को शांति नहीं चाहिए थी। उसे तो बस वह समाज चाहिए था जिसने उसे ठुकराया था। आज वह गांव पूरी तरह नक्शे से मिट चुका है, लेकिन रात के सन्नाटे में वहां आज भी पायल की छन छन और किसी के जलने की गंध आती है। वह आत्मा अब भी घूम रही है, शायद आपके शहर की किसी सुनसान गली में, या शायद आपकी खिड़की के ठीक बाहर। कस्बा-ए नूर की वह रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन बादलों की मोटी परत ने उसे किसी कफन की तरह ढक रखा था। इंस्पेक्टर रावत अपनी जीप के बोनट पर टिका हुआ था। वह एक मंझा हुआ पुलिस अफसर था जिसने अपनी जिंदगी में कई खूंखार मुजरिम देखे थे, लेकिन आज उसे हवा में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रात 12:45 बजे। गांव की बिजली 2 दिन पहले ही कट चुकी थी। रावत ने अपनी टॉर्च जलाई।
जिसकी रोशनी दूर तक नहीं जा पा रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा का चलना बंद हो गया है। पेड़ों के पत्ते जो अब तक खड़खड़ा रहे थे, एकदम स्थिर हो गए। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छप छप छप। यह आवाज सूखी सड़क पर पानी में चलने जैसी थी। रावत ने टॉर्च घुमाई। सड़क सूखी थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि धूल भरी जमीन पर गीले पैरों के निशान उभर रहे थे। वे निशान जीप की तरफ बढ़ रहे थे, पर वहां कोई इंसान नहीं था। रावत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है? सामने आओ। जवाब में सिर्फ उसकी अपनी गूंज सुनाई दी। वह भयानक रूप, आहा। रात 15 बजे। रावत घबराकर जीप के अंदर बैठ गया और दरवाजे लॉक कर लिए। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घूमते ही एक चीख जैसी आवाज आई और इंजन मर गया। तभी जीप के सामने वाले कांच पर धुंध जमने लगी, जबकि बाहर का तापमान सामान्य था। उस धुंध के पीछे धीरे धीरे एक आकृति उभरी। पहले वह एक साये जैसी थी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। वह सावित्री थी, लेकिन वह अब कोई औरत नहीं लग रही थी। उसका कद अचानक बढ़ने लगा, यहां तक कि वह जीप के बोनट से भी ऊंची हो गई। उसका शरीर झुलसा हुआ था। खाल जगह जगह से लटक रही थी और उसमें से नीली सी रोशनी निकल रही थी। उसका चेहरा, वह सबसे डरावना था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो जलते हुए कोयले जैसे सुराख थे। उसने अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगलियां कांच पर रखीं। चर्र चर्र, कांच पर खरोंच के निशान पड़ने लगे। रावत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और कांच के पार गोली चला दी। धाइए। गोली चली, कांच टूटा, लेकिन वह आकृति टस से मस नहीं हुई। गोली उसके सीने के आर पार निकल गई, जैसे वह धुएं की बनी हो। सावित्री ने अपना मुंह खोला और उसके गले से हजारों औरतों के एक साथ रोने की आवाज आई। रावत ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। अब उसे अपने कानों के एकदम पास सावित्री की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। साहब, क्या मैंने किसी का खून किया था? क्या मैंने किसी का घर जलाया था? फिर मुझे क्यों जलाया? जब रावत ने आंखें खोलीं, तो वह जीप में नहीं था। वह बीच सड़क पर खड़ा था और उसके चारों तरफ आग की एक दीवार थी। उसे साक्षात वह दृश्य दिख रहा था जब 50 साल पहले सावित्री को जलाया गया था। वह तड़प रही थी, चिल्ला रही थी और उसकी जलती हुई आंखें सीधे रावत को देख रही थीं। अचानक वह जलती हुई सावित्री आग से बाहर निकली और रावत की ओर दौड़ने लगी। उसका पूरा शरीर लपटों में था, लेकिन वह आग ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। जैसे ही उसने रावत को छुआ, रावत के जिस्म में हजारों सुइयां चुभने जैसा एहसास हुआ। सुबह जब गांव वाले उस तरफ से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर रावत की जीप सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रावत ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे। वह मरा नहीं था, वह जिंदा था, लेकिन उसका दिमाग उस रात की दहशत में कहीं खो गया था। वह बस एक ही हरकत कर रहा था, अपने हाथ से हवा में कुछ लिख रहा था। जब गौर से देखा गया, तो वह बार बार एक ही शब्द लिख रहा था,
देख लिया। उपसंहार। जो कभी खत्म नहीं होता, आज भी अगर आप उस सड़क पर रात को निकलें तो आपको वह जीप वहीं खड़ी दिखेगी। कहते हैं कि सावित्री ने रावत को मारा नहीं, बल्कि उसे अपना गवाह बना लिया। वह अब भी वहां है, हर आने जाने वाले को आगाह करने के लिए कि उस अंधेरे में क्या छिपा है। कस्बा ए नूर की वह आत्मा अब एक आवारा साया नहीं रही, वह उस इलाके की मालकिन बन चुकी है। जो कोई भी उसे देखने की हिम्मत करता है, वह या तो राख बन जाता है या रावत की तरह एक जिंदा लाश के। जब पुलिस और विज्ञान हार गए, तब गांव के मुखिया ने आखिरी उम्मीद के तौर पर तांत्रिक भद्रानंद को बुलाया। भद्रानंद कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। उसके गले में हड्डियों की माला थी और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। शाम 6 बजे गांव के उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, जहां सावित्री को जलाया गया था, भद्रानंद ने अपना डेरा डाला। उसने तांबे के 7 कलश रखे और उनके चारों ओर इंसानी खोपड़ियों से एक सुरक्षा घेरा बनाया। उसने गांव वालों को सख्त हिदायत दी, आज रात कोई भी अपने घर की खिड़की नहीं खोलेगा। अगर आज मैं हार गया तो कल सुबह इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे जैसे सूरज ढला, हवा भारी होने लगी। भद्रानंद ने हवन कुंड में काली मिर्च और सूखी खाल डाली, जिससे उठने वाला धुआं हरा और नीला था। रात 12 बजे, ठीक आधी रात को, अचानक पीपल के पेड़ की टहनियां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से पीट रहा हो। भद्रानंद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर वही गीली सारसाराहट सुनाई दी। अंधेरे में से सावित्री उभरी। उसका रूप आज पहले से कहीं ज्यादा विकराल था। उसकी लंबाई 10 फीट तक बढ़ गई थी और उसके हाथों के नाखून मुड़े हुए खंजर जैसे लग रहे थे। उसने एक जोरदार चीख मारी, जिससे भद्रानंद के रखे हुए तांबे के कलश चटक गए। सावित्री ने फुसफुसाते हुए कहा, तू मुझे रोकेगा? तू जिसका अपना दामन पाप से भरा है। रात 1:30 बजे भद्रानंद ने चिल्लाकर कहा, सावित्री, तेरी मुक्ति का समय आ गया है। इस नफरत को छोड़ और पाताल की गहराइयों में लौट जा। उसने हवन की भभूत हवा में फेंकी। जैसे ही वह भभूत सावित्री को छुई, उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। लेकिन सावित्री हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे हजारों कांच एक साथ टूट रहे हों। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और भद्रानंद का सुरक्षा घेरा टूट गया। खोपड़ियां हवा में उछलकर एक एक करके फटने लगीं। अचानक भद्रानंद को महसूस हुआ कि जमीन धंस रही है। उसके पैरों के नीचे से जलते हुए हाथ निकले और उसे जकड़ लिया। सावित्री उसके एकदम करीब आ गई। उसका चेहरा अब मांस का लोथड़ा नहीं, बल्कि एक भयानक गड्ढा था, जिसमें अनंत चीखें कैद थीं। उसने भद्रानंद की आंखों में अपनी उंगलियां डाल दीं और बोली, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए, और आज तू मेरा जरिया बनेगा। रात 3 बजे सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, गांव वाले डरते डरते पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। तांत्रिक भद्रानंद वहां नहीं था। उसकी जगह जमीन पर उसकी खाल पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींचकर बाहर निकाल लिया हो।
पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर भद्रानंद का कंकाल लटका हुआ था और उसके हाथ में वही तांबे का कलश था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कलश पर ताजा खून से लिखा था, तांत्रिक भी अब मेरा गुलाम है। अंतहीन दहशत का नया दौर। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि सावित्री को कोई इंसान या तंत्र नहीं रोक सकता। उसने तांत्रिक की शक्तियों को भी अपने अंदर सोख लिया था। अब वह और भी ताकतवर हो चुकी थी। आज भी उस गांव के पास से गुजरने वाले मुसाफिर बताते हैं कि उन्हें रात में 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक सावित्री की डरावनी हंसी और दूसरी भद्रानंद की रूह की चीखें, जो आज भी उसी पेड़ पर कैद है। सावधान। तांत्रिक की हार ने यह साबित कर दिया कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें दुआ या दवा से नहीं भरा जा सकता। सावित्री अभी भी वहीं है और शायद वह अब आपकी ओर बढ़ रही है, क्योंकि आपने उसकी कहानी पूरी सुन ली है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, मशीनों और रूह का आखिरी मुकाबला। शहर की एक मशहूर टीम जिसका नाम द डार्क हंटर्स था, इस गांव में पहुंची। उनके पास ईएमएफ मीटर्स, थर्मल कैमरे, लेजर ग्रिड्स और रात के अंधेरे में देखने वाले नाइट विजन गॉगल्स थे। टीम का लीडर आर्यन, जो इन सब चीजों को सिर्फ ऊर्जा का असंतुलन मानता था, उसे यकीन था कि वह सावित्री के सच को कैद कर लेगा। शाम 7 बजे टीम ने उसी पुराने पीपल के पेड़ और इंस्पेक्टर रावत की जीप के पास अपने हाईटेक कैमरे लगा दिए। उन्होंने पूरे इलाके में लेजर ग्रिड बिछाया, सैकड़ों लाल रंग की लेजर किरणें जो किसी भी हिलती हुई चीज को पकड़ सकती थीं। आर्यन ने अपने हेडसेट पर कहा, टीम तैयार रहो। अगर यहां कुछ भी अनोखा है तो वह आज रात हमारे कैमरों में कैद होगा। मशीनों का पागलपन। रात 12 बजे सन्नाटा पहले जैसा ही भारी था। अचानक आर्यन के हाथ में मौजूद मीटर की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। मीटर से निकलने वाली आवाज टी 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 तेज होती गई। तभी थर्मल कैमरे के मॉनिटर पर एक नीला धब्बा दिखाई दिया। वह धब्बा धीरे धीरे एक इंसान की आकृति में बदल रहा था। आर्यन ने अपनी टीम से कहा, उसे देखो, वह पेड़ के पास खड़ी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वे अपनी आंखों से उस तरफ देखते तो वहां कुछ नहीं था। केवल थर्मल कैमरे में ही वह आकृति साफ दिख रही थी। वह सावित्री थी। वह लेजर ग्रिड के बीचों बीच खड़ी थी। अचानक लेजर की किरणें उसके शरीर के आर पार जाने के बजाय उसके शरीर के पास पहुंचते ही मुड़ने लगीं। 1:30 बजे सावित्री ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और कैमरे की तरफ देखा। उसी पल टीम के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉकी टॉकी, लैपटॉप और कैमरे एक साथ ग्लिच करने लगे। स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर था। अचानक वॉकी टॉकी से एक आवाज आई। यह आवाज टीम के ही एक सदस्य की थी, लेकिन वह सदस्य तो उनके बगल में खड़ा था। वॉकी टॉकी से आवाज आई, आर्यन, पीछे मत मुड़ना, वह तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। आर्यन का शरीर पसीने से भीग गया। उसने अपने नाइट विजन गॉगल्स पहने और पीछे मुड़ा। जो उसने देखा वह विज्ञान की समझ से बाहर था। सावित्री का चेहरा उसके चेहरे से मात्र 1 इंच की दूरी पर था। गॉगल्स की हरी रोशनी में सावित्री का चेहरा किसी सड़े हुए फल की तरह लग रहा था, जिसमें से कीड़े रेंग रहे थे। उसने आर्यन के कानों में फुसफुसाया,
तुम्हारी मशीनें मेरा दर्द नहीं नाप सकती। रात 2 बजे सावित्री ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक जोरदार चुंबकीय लहर छोड़ी। टीम की सारी मशीनें एक साथ ब्लास्ट हो गईं। बैटरी फटने लगी और तारों से चिंगारियां निकलने लगीं। टीम का कैमरामैन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेजर ग्रिड की लाल किरणें अचानक सिल्क के धागों में बदल गईं और उसके गले के चारों ओर लिपट गईं। जैसे जैसे वह आकृति करीब आती, लेजर की किरणें उसके गले को काटने लगतीं। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि आर्यन और उसकी टीम के लोग उसी पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़े थे। उनके कान और आंखों से खून निकल रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात आर्यन का कैमरा था। वह पूरी तरह जल चुका था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड सुरक्षित था। वह वीडियो जो कभी रिलीज नहीं हुआ, जब उस मेमोरी कार्ड को लैब में खोला गया तो उसमें सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो था। वीडियो में कोई भूत नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, लेकिन ऑडियो में एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हजारों लोगों के एक साथ जलने की आवाज और अंत में सावित्री की वह डरावनी आवाज, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम मेरे गवाह हो। कहते हैं कि उस टीम का कोई भी सदस्य अब कभी अंधेरे कमरे में नहीं बैठ पाता। वे आज भी मानसिक अस्पताल में हैं और उनके कमरे की दीवारों पर वे हर रोज काले रंग से एस उनको नन सावित्री लिखते हैं। कस्बा ए नूर की वह आत्मा अब विज्ञान की पकड़ से भी बाहर हो चुकी थी। वह अब एक ग्लोबल लीजेंड बन गई थी, लेकिन वह आज भी उसी गांव की सरहद पर इंतजार कर रही है, उस अगले मुसाफिर का जो यह सोचेगा कि वह उसे हरा सकता है। कस्बा ए नूर अब एक वीरान खंडहर बन चुका था। पैरानॉर्मल टीम की तबाही के बाद सरकार ने गांव के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थीं और उसे शापित क्षेत्र घोषित कर दिया था। लेकिन एक शख्स था जिसे कोई दीवार नहीं रोक सकती थी। वह था ईशान। ईशान शहर का एक शांत लड़का था जो सालों से एक ही सपना देख रहा था, एक जलती हुई औरत जो उसे पुकार रही थी। उसे अपनी मां की पुरानी संदूक से एक खत मिला था, जिससे उसे पता चला कि वह सावित्री का परपोता है। सावित्री की एक बेटी थी जिसे उस रात गांव वालों से बचाकर शहर भेज दिया गया था। रात 11:30 बजे ईशान जब गांव की सरहद पर पहुंचा तो हवाएं चीखने लगीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी पलकें झपकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह हाथ में कोई मशीन या माला नहीं, बल्कि अपनी परदादी सावित्री की एक पुरानी तस्वीर और उनके घर की पीली मिट्टी लेकर आया था। जैसे ही वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, जमीन फटने लगी। काले पैरों के निशान उसके चारों ओर बनने लगे। तापमान इतना गिर गया कि ईशान के होंठ नीले पड़ने लगे। रात तय 12 बजे अचानक पेड़ के पीछे से वह भयानक रूप प्रकट हुआ। सावित्री अब अपनी सबसे विभत्स अवस्था में थी। उसका कद आसमान छू रहा था। उसकी उंगलियां नुकीली आरी जैसी थीं और उसकी आंखों से काला लावा बह रहा था। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी जिससे पूरा गांव कांप उठा। सावित्री ईशान की ओर झपटी। उसने अपनी नकीली उंगलियां ईशान के गले पर रख दीं, लेकिन ईशान भागा नहीं। उसने कांपते हुए हाथों से वह पुरानी तस्वीर ऊपर की और कहा, दादी, मैं आ गया हूं।
मैं आपका अपना खून हूं। रात 1:15 सावित्री की चीख अचानक रुक गई। वह रुक गई। उसके जलते हुए हाथ ईशान के चेहरे के पास आकर ठहर गए। ईशान ने वह पीली मिट्टी उसके पैरों पर डाल दी और रोते हुए बोला, इतने सालों की नफरत ने आपको क्या दिया दादी? आपने सबको डराया, सबको मारा, लेकिन क्या आपका दर्द कम हुआ? देखो मुझे, मैं आपका अंश हूं। सावित्री का वह भयानक चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह काली धुआंनुमा आकृति सिमटने लगी। हजारों लोगों के रोने की आवाजें जो उसके अंदर से आ रही थीं, वे शांत होने लगीं। धीरे धीरे उस भयानक साये की जगह एक साधारण बूढ़ी और ममतामयी औरत की छवि उभरने लगी। वही सावित्री जो 50 साल पहले जड़ी बूटियों से लोगों का भला करती थी। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि आंसू थे। उसने धुंधली आवाज में कहा, बेटा, क्या तुमने मुझे देख लिया? ईशान ने मुस्कुराकर कहा, हां दादी, मैंने आपको देख लिया। आप डायन नहीं, आप मेरी दादी हो। रात 3 सावित्री की रूह ने आखिरी बार मुस्कुराया। उसने ईशान के माथे को छुआ और उस स्पर्श में आग की जलन नहीं बल्कि मां जैसी गर्माहट थी। अचानक पूरे पीपल के पेड़ में अपने आप आग लग गई। यह आग डरावनी नहीं थी बल्कि पवित्र थी। जैसे जैसे पेड़ जल रहा था, गांव के ऊपर मंडरा रही काली धुंध छंटने लगी। सावित्री की आकृति उस आग की लपटों के साथ धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई। भद्रानंद की रूह, इंस्पेक्टर रावत का डर और गांव का शाप सब उस आग में झलकर राख हो गए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कस्बा ए नूर में पहली बार चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। वह सड़ी हुई गंध गायब हो चुकी थी। ईशान अकेला उस राख के ढेर के पास बैठा था। उसने उस राख को पास की नदी में प्रवाहित कर दिया। गांव अब भी खाली है, लेकिन अब वहां डर नहीं, शांति है। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे कोई डरावनी आवाज नहीं बल्कि एक लोरी सुनाई देती है। कहानी का अंत। सावित्री अब आवारा आत्मा नहीं रही। उसे वह मिल गया था जो वह सदियों से ढूंढ रही थी। नफरत भरी नजरों के बीच एक प्यार भरी पहचान। आशा है कि आपको यह खौफनाक और जज्बाती अंत पसंद आया होगा। क्या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी कहानी सुनना चाहें?